नमस्कार, मैं अंजू सांगवा। मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में संकलित भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अंधेर नगरी का अध्ययन करेंगे। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध नाटक है। सबसे पहले हम इस नाटक की भूमिका देख लेते हैं। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखित एक ऐसा नाटक है जिसकी कथा आज भी प्रासंगिक है। वर्तमान में रंगमंच की दृष्टि से नाटक को अनेक तरह से प्रस्तुत किए जाने की अपार संभावनाएं हैं। भारतवर्ष में संस्कृत नाटक की परंपरा बहुत रही एवं नाट्यशास्त्र का यहाँ गहन अध्ययन हुआ। नाटक की महत्ता तो इसी तथ्य से प्रमाणित होती है कि काव्य शास्त्र की संरचना नाटक के विधान को ही दृष्टि में रखकर की गई। नाटक के स्वरूप, रचना विधान, सामाजिक उपादेयता तथा रंगमंच व्यवस्था पर संस्कृत के आचार्यों ने बड़ी सूक्ष्मता से अध्ययन किया है। किंतु विचित्र तथ्य यह है कि इतनी समृद्ध और सूक्ष्मता की दृष्टि से गहन नाटक परंपरा वाले भारत में हिंदी का नाटक की परंपरा सूत्रपात बहुत देर से हुआ। आदिकाल और भक्तिकाल ऐसे युग हैं जब हिंदी में नाटक और रंगमंच परंपरा लुप्त प्राय रही। हाँ, तुलसीदास ने जरूर रामलीला की परंपरा का सूत्रपात किया जो बराबर समृद्ध होती गई और आज एक तक जीवंत है। इतना ही नहीं, राम कथा पर अनेक फिल्में बनी। रामानंद सागर ने एक लंबा टीवी सीरियल बनाया जो बहुत लोकप्रिय हुआ। जिस दिन रामायण की किस्त का प्रसारण होता था उस दिन उतने से अंतराल में शहरों की सड़कों पर चहल पहल बंद हो जाती थी, क्योंकि लोग घरों में बैठकर रामायण देखते थे। इसका काफी कुछ कारण धार्मिक था, किंतु रामकथा के नाट्य रूप की शक्ति के महत्व को भी नकारा नहीं जा सकता। वस्तुतः भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी में आधुनिकता के संवाहक हैं। वे प्रथम लेखक हैं जिन्होंने हिंदी नाटक की परंपरा को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। उन्होंने न केवल नाटक लिखे बल्कि नाटकों का स्वयं मंचन भी किया। साथ ही नाटक पर महत्वपूर्ण लेख लिखे जिसने हिंदी में नाट्य लेखन की आधारशिला रखी। इस प्रकार भारतेंदु का व्यक्तित्व हिंदी नाटक और रंगमंच के इतिहास में आदि पुरुष के रूप में देखा जा सकता है। उनके नाटक अंधेर नगरी पर विचार करने से पूर्व भारतेंदु विषयक जानकारी अपेक्षित है। तो ये तो था भारतेंदु लिखित नाटक अंधेर नगरी की भूमिका की। जब उन्होंने ये नाटक लिखा तो उस समय जो परिस्थितियां थी वो किस प्रकार की थी, उस समय समाज में क्या माहौल चल रहा था, नाटक का क्या महत्व था, नाट्य कला किस स्तर पर पहुंची हुई थी आदि। अब हम नाटक पढ़ने से पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र का सामान्य परिचय देख लेते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रणेता और भारतीय नवोन्मेष के प्रतीक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में जगत सेठ के रूप में प्रसिद्ध सेठ अम्मी चंद के परिवार में हुआ था। नवाब सिराजुद्दौला के दरबार में जिनका बहुत मान था, किंतु जब सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों का संघर्ष हुआ तो सेठ अम्मी चंद ने अंग्रेजों का साथ दिया। इसके बावजूद अंग्रेजों ने सेठ जी के साथ नीचतापूर्ण व्यवहार किया। इन्हीं सेठ अम्मीचंद के प्रपुत्र गोपाल चंद उपनाम गिरधर दास के सबसे बड़े बेटे का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र था। भारतेंदु का जन्म उनके ननिहाल में हुआ। जब वे 5 वर्ष के थे तो उनकी माता पार्वती देवी का देहांत हो गया। जब हरिश्चंद्र 10 वर्ष के हुए तो इनके पिता गोपाल चंद का साया भी उनके सिर से उठ गया। उनकी विमाता मोहन बीबी का बालक हरिश्चंद्र से कोई लगाव नहीं था, इसलिए उनकी परवरिश का दायित्व काली कदमादाई तथा एक तिलकधारी नौकर पर रहा। स्पष्ट है कि माता पिता की अल्पायु में ही मृत्यु हो जाने के कारण बालक हरिश्चंद्र की शिक्षा की समुचित व्यवस्था न हो सकी। बालक हरिश्चंद्र स्वभाव से चंचल, उद्धत और स्वतंत्र प्रकृति के थे। पढ़ने में उनका मन कतई नहीं लगता था। वे नियमित बनारस के क्वींस कॉलेज में पढ़ने जाते थे, पर अध्ययन में उनकी विशेष रुचि नहीं थी। मेधावी होने के कारण वे परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते रहे। उनकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र थी तथा वे कुशाग्र बुद्धि के थे। उस काल में काशी के धनाढ्यों में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ही ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेजी जानते थे। हरिश्चंद्र अंग्रेजी पढ़ने के लिए राजा साहब के पास जाया करते थे और उन्हें गुरु जैसा सम्मान देते थे। उन्होंने कॉलेज में जाना तो छोड़ दिया, पर स्वाध्याय जारी रखा। साथ ही उन्होंने हिंदी, संस्कृत,
अंग्रेजी के अलावा मराठी, बांग्ला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू आदि भाषाएं अपने आप सीखी। प्रतिभा संपन्न होने के कारण उन्होंने बचपन में ही काव्य रचना आरंभ कर दी थी, पर प्रारंभ में उन्होंने श्रृंगार रस की कविताएं लिखी। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह काशी के प्रसिद्ध सेठ गुलाब राय की पुत्री मुन्ना देवी से हुआ, तो 15 वर्ष की उम्र में उन्हें सपरिवार जगन्नाथ यात्रा पर जाना पड़ा। इस यात्रा ने उनकी शिक्षा में अवरोध उत्पन्न किया, किंतु उन्हें अनेक प्रकार के नए अनुभवों, भावों तथा विचारों से समृद्ध किया। इसके बाद तो उन्होंने बुलंदशहर, कुच्चेसर, कानपुर, लखनऊ, सहारनपुर, मसूरी, हरिद्वार, लाहौर, अमृतसर, दिल्ली, आगरा, ब्रज, प्रयाग, पटना, डूमराव, कलकत्ता, बस्ती, गोरखपुर, बलिया, वैद्यनाथ, हरिहर क्षेत्र, पुष्कर, अजमेर, उदयपुर आदि स्थानों की यात्राएं की। यानी कि वो बहुत अधिक घूमे थे। वे जहाँ जाते वहाँ की साहित्यिक गतिविधियों का तथा जीवन के क्रियाकलापों का अध्ययन करते थे। साथ ही प्रत्येक स्थान पर वे मातृभाषा के उद्गार तथा देश प्रेम की भावनाओं से परिपूर्ण ओजस्वी भाषण दिया करते थे। इस तरह वे यात्रा के साथ जन जागरण का कार्य भी करते थे। 1880 ईस्वी में पंडित रघुनाथ, पंडित सुधाकर द्विवेदी, पंडित रामेश्वर दत्त व्यास आदि के प्रस्तावानुसार उनकी साहित्यिक और सांस्कृतिक सेवाओं के लिए उन्हें भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया गया। 1884 ईस्वी में उनकी बलिया यात्रा अंतिम यात्रा कही जाएगी। वे पहले से अस्वस्थ थे, पर बलिया में उनका दिया गया भाषण हिंदी भाषा तथा साहित्य के अनेक प्रश्नों पर एक ऐतिहासिक भाषण है तथा हिंदी साहित्य के इतिहास में दस्तावेजी महत्व रखता है। एक और साहित्य और भाषा के अनन्य सेवा, तो दूसरी ओर कौटुंबिक परेशानियों ने उनके शरीर को जर्जर कर दिया था। 6 जनवरी 1885 ईस्वी को मात्र 34 वर्ष 4 माह की उम्र में ही उनका देहांत हो गया। इस अल्प आयु में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा और साहित्य की जो सेवा की, उसने आधुनिक युग का सूत्रपात किया। जहां उन्होंने विपुल साहित्य की रचना की, वहीं हिंदी भाषा की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए उसे जन आंदोलन की भाषा बनाया। विभिन्न साहित्यिक विधाओं पर मौलिक ढंग से लिखा, तो साहित्य का नया शास्त्र विकसित करने की दिशा में पहल की। उन्होंने समझ लिया कि जनमानस को प्रभावित करने की दृष्टि से नाटक सबसे सशक्त विधा है, इसलिए उन्होंने नए नए नाटक लिखे, उनका मंचन किया तथा इनके द्वारा जन जागरण का कार्य भी किया गया। तो इस प्रकार भारतेंदु की हिंदी, गद्य, पद्य तथा संस्कृत में लिखी रचनाओं की कुल संख्या 248 है। उनकी रचनाओं के अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। प्राचीनतम संग्रह खड़ग विलास प्रेस, बांकीपुर, पटना द्वारा प्रकाशित हुआ, जो भारतेंदु कला शीर्षक से 6 खंडों में छपा। राधा कृष्ण दास के अनुसार भारतेंदु की अनेक रचनाएं अपूर्ण तथा अप्राप्य हैं। उनकी रचनाओं में अनेक ऐसी है जिनका साहित्यिक दृष्टि से विशेष महत्व नहीं है। भारतेंदु की मौलिक तथा अनुदित रचनाओं की सूची बहुत लंबी है, तथापि उनकी नामावली इस प्रकार है। भारतेंदु जी ने मौलिक रचनाएं भी लिखी और कुछ रचनाओं का उन्होंने अनुवाद भी किया। इस प्रकार से दोनों ही प्रकार की रचनाएं उनके द्वारा लिखी गई। वो इस प्रकार से है। कुछ प्रमुख रचनाएं हम देख लेते हैं। भारतेंदु जी के जो मौलिक नाटक थे वो तो थे वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, चंद्रावली नाटिका, विशस्य विषमोसधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप। ये इतने तो उनके मौलिक नाटक हैं। अनुदित नाटक वो हैं विद्या सुंदर, पाखंड विटंबन, धनंजय विजय, कृपूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, दुर्लभ बंधु, रत्नावली। ये भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक हैं। इसके अलावा भारतेंदु जी ने काव्य कृतियाँ भी लिखी हैं, जो हैं प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदा, गीत गोविंदानंद, सतसई सिंगार, होली, मधुमुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पच्चासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित, तन्मय लीला, दान लीला, प्रबोधनी, प्रातः समीरन, बकरी विलाप, रामलीला। ये भारतेंदु जी द्वारा लिखित
काव्यकृतियाँ हैं। भारतेंदु जी के उपन्यास हैं हमीर हट, रामलीला, सुलोचना, सीलवती, सावित्री चरित्र। भारतेंदु जी के निबंध हैं सबे जाति गोपाल की, मित्रता, सूर्योदय, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, जयदेव, बंग भाषा की कविता। और भारतेंदु जी ने 2 इतिहास ग्रंथ भी लिखे जो थे कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण। तो इस प्रकार से ये भारतेंदु जी का कृतित्व था। भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद्र भी अच्छे कवि थे और गिरधर दास नाम से कविता करते थे। भारतेंदु जी के काव्य गुरु पंडित लोकनाथ थे। भारतेंदु जी के नाटकों निबंधों में विषय वैविध्य था। चंद्रावली नाटिका में प्रेम के आदर्श का निरूपण है, तो नील देवी ऐतिहासिक नाटक है। भारत दुर्दशा में देश की दशा का चित्रण है, तो विशेष्य विस्मोत्थम में देसी रजवाड़ों के षड्यंत्रों का पर्दाफाश किया गया है। प्रेम जोगिनी में धार्मिक पाखंड का चित्रण है। उनकी कविता में भक्ति भावना, श्रृंगारिकता के साथ साथ स्त्री शिक्षा, समाज सुधार, राष्ट्रीयता आदि का बेजोड़ संगम है। भारतेंदु युग के अन्य लेखकों ने भी अपने समाचार पत्र पत्रिकाओं और रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, मिथ्याचारों, अंधविश्वासों पर कुठाराघात किया था। इसके अतिरिक्त भारतेंदु जी ने सन 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा नाम से एक पत्रिका निकाली। इसके 5 वर्ष पश्चात 1873 ईस्वी में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक मासिक पत्रिका निकाली, जिसका नाम 8 अंकों के उपरांत हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। आचार्य शुक्ल का मत है कि हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहल हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही प्रकट हुआ। इस पत्रिका में भारतेंदु जी स्वयं भी लिखते थे तथा और भी बहुत सारे लेखकों की रचनाएं इसमें छपती थी। इस समय के हिंदी लेखकों ने मिशनरी भावना से काम किया तथा बंगला, मराठी, अंग्रेजी से अनुवाद की जो परंपरा बड़े जोर शोर से 25-30 वर्षों से चली आ रही थी, वह भारतेंदु काल में आके थम गई थी। सन 1874 में भारतेंदु जी ने नारी शिक्षा के लिए बाल बोधिनी नामक पत्रिका निकाली। इस प्रकार कुल मिलाकर उन्होंने 3 पत्रिकाएं निकाली। तो पीछे तो हमने भारतेंदु जी द्वारा लिखित मौलिक में अनुदित नाटक, उपन्यास ग्रंथ, काव्य कृतियाँ देखी, और इसके अतिरिक्त भारतेंदु जी ने पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। उन्होंने कुल मिला के 3 पत्रिकाएं निकाली। कविवचन सुधा सन 1868, हरिश्चंद्र मैगजीन सन 1873 और बाल बोधिनी सन 1874। चलिए, आज की वीडियो में भारतेंदु जी के परिचय के अंतर्गत इतना ही। अगले वीडियो में हम इसी क्रम को जारी रखते हुए फिर से देखेंगे भारतेंदु जी हरिश्चंद्र के नाटकों का संक्षिप्त परिचय और साथ ही साथ अंधेर नगरी नाटक का विस्तार से परिचय। धन्यवाद।